नमस्कार। संडे स्पेशल का एपिसोड। और देखिए, ये एपिसोड तो हमारा हमेशा से ही स्पेशल होता है। कई बार इसमें आउट ऑफ बॉक्स जाकर किसी नए विषय पर हम चर्चा करते हैं और कई बार हम पिछले सप्ताह की बड़ी खबर को लेकर के आते हैं। पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी खबर क्या थी? 131वां संविधान संशोधन जो बिल पास नहीं हो सका और बहुमत के बाद गिर गया पार्लियामेंट में। पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की सदन के भीतर फ्लोर पर संभवतः ये पहली डिफीट थी और ये एक ऐसी डिफीट थी जो अपेक्षित थी और सरकार इसको जानती थी। लेकिन यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी विपक्षी दल थे उन सब लोगों ने अपना तात्कालिक लाभ सोचा कि यानी कि आज कल में या आने वाले 2-3 साल में हमारा जो लाभ हानि है केवल उसको सोचा। लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने आज के लाभ के चक्कर में भविष्य के लिए अपनी राह बड़ी कठिन कर ली है। देखिए, मैं ज्यादा तकनीकी पहलुओं के बारे में बताकर आपको विचलित नहीं करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि सरल शब्दों में बात समझाई जाए। सब लोग जानते हैं कि 1971 के बाद से आबादी के हिसाब से परिसीमन नहीं हो रहा है, एक फ्रीज कर दी गई स्थिति। मैंने इस पर दोस्तों बड़ी रिसर्च की है, पूरा लैपटॉप मेरा भरा हुआ है, इसलिए कुछ आंकड़े मुझे पढ़कर आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें याद करना मेरे लिए संभव नहीं है। बड़ा तकनीकी मामला है ये सारा का सारा जुड़ा है संविधान के अनुच्छेद 81 से। देखिए, जब इंदिरा गांधी ने 1971 में इनको फ्रीज किया था आंकड़ों को और 1976 में परिसीमन हुआ था, उस समय क्या तय हुआ था? उस समय इंदिरा गांधी ने यह सोच थी कि भाई जिस राज्य में जनसंख्या कम है तो उनका प्रतिनिधित्व कहीं कम ना हो जाए, इसलिए उस आंकड़े को वहीं फ्रीज कर दिया गया कि अगर किसी राज्य की आबादी 10 है और उसकी 20 है तो भविष्य में चूंकि परिवार नियोजन चलाया जाना था, देश की आबादी पर नियंत्रण करना था। हालांकि इसका बड़ा नुकसान भी देश को हुआ कि आबादी पर नियंत्रण करना था। आबादी पर नियंत्रण करने के बजाय सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाना चाहता। अब देखिए, चीन जैसे देश अपनी आबादी बढ़ाने की सोचने लगे हैं, तो वो गलत एक उदाहरण उस समय सेट किया गया। लेकिन फिर भी यह तय किया गया कि अगर किसी राज्य की आबादी 10 है और किसी की 20 है तो उसकी जो सीटें हैं भविष्य में आबादी के हिसाब से ना घटे बढ़े, इसलिए उस स्थिति को यथास्थिति फ्रीज कर दिया गया और 25 साल के लिए उसे फ्रीज किया गया कि अगले 25 साल तक यह स्थिति इसी तरीके से रहेगी। और फिर उसके बाद 25 साल के लिए फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने भी 25 साल के लिए 84वां संविधान संशोधन करके उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया कि जो भाई आबादी वाला आंकड़ा 1976 से चला आ रहा है उसी अनुपात में सबकी सीटें रहेंगी। यानी अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 49 सीटें तमिलनाडु की हैं तो उसी हिसाब से ये बनी रहेंगी, इसी अनुपात में बनी रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अब जब ये बिल गिर गया, 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया पार्लियामेंट में, अमित शाह ने तो कहा था कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा देते हैं, यानी कि 80 में 40 जोड़ दीजिए, यूपी की 120 कर देते हैं और 39 में लगभग जोड़ दीजिए इतनी ही सीटें, 20 से अधिक सीटें इनकी 50% के आसपास, तो तमिलनाडु में 59 के आसपास सीटें हो जाते हैं, यानी कि यही रेशो मेंटेन करते हैं। लेकिन विरोधी दलों को समझ में नहीं आया। इन सब लोगों ने हंगामा मचाया और इन्हें लगा कि हमारा तो नुकसान हो जाएगा और इन्होंने इसका विरोध करके इसे पास नहीं होने दिया। लेकिन अब दोस्तों समझिए, बहुत समझने वाली आवश्यकता है कि अनुच्छेद 81 की धारा 2A वो ये कहती है कि दक्षिण के राज्यों में या उत्तर के राज्य, कोई भी राज्य हो, जनसंख्या के आधार पर समान वितरण होना चाहिए। कानून ये कहता है, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट, और हर व्यक्ति को हर लोकसभा सीट या हर विधानसभा सीट में आबादी अनुपातिक रूप से समान होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, फिर उसके बाद अटल जी ने बढ़ाया, अन्य सरकारों ने जिसे 25-25 साल के लिए बढ़ाकर यहां तक लेकर के आए, उस आंकड़े के हिसाब से अगर इन 543 सीट्स जो इस समय वर्तमान में हैं, इन्हीं में ही
समान रूप से कि हर लोकसभा क्षेत्र की आबादी समान रूप से हो, अगर फिर से इन्हें पुनः भाषित किया जाए तो आप समझिए दक्षिण भारत के राज्यों के लिए यह विनाशकारी होने जा रहा है। क्यों विनाशकारी होने जा रहा है, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। जब ये आज की स्थिति में जो 5 राज्य हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इनमें अब 129 सीट्स हैं, 129 लोकसभा सीटें हैं और इनका राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंटेशन है 23.76%। समझ रहे हैं ना आप? तो अब अगर ये 543 सीटों के भीतर ही 2026 की जो जनगणना होगी, उसके आधार पर अगर इन 543 सीटों को यानी कि परिसीमन करके एक 850 सीटें ना किए बिना 543 सीटों में ही परिसीमन किया जाए, तो आप जानते हैं तमिलनाडु में तो सीटें हो जाएंगी 39 से घटकर 29, केरल में 20 से घटकर 14-15 हो जाएंगी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 42 सीट्स में से घटकर के 38 हो जाएंगी। और रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय स्तर पर इन दक्षिण के 5 राज्यों का केवल 19% रह जाएगा, जो अब 23.76% है। इसलिए तो इन मूर्ख राज्यों ने अमित शाह की ऑफर नहीं मानी। अमित शाह ने कहा 50% सबकी बढ़ा रहा हूं, इसे मान लो, छोड़ो पुराने किस्से को जो हो गया। इनकी समझ में यह बात नहीं आई क्योंकि दिमाग इनके पास है नहीं। और आप जानिए कि मैंने पिछले वीडियो में अपने एक बताया था आपको कि जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के जो प्रमुख हैं, उनके 5 सांसदों ने इस मतदान में सरकार के समर्थन में वोट किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि संविधान यह कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट और प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा सीट अनुपातिक रूप से आबादी के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन समान होना चाहिए। अगर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, पुरानी ही सीटों में आबादी को फिर से बांटा जाएगा, तो दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व गिरना तय है और यह विनाशकारी है। कई जाने माने वकीलों के आर्टिकल मैंने इस बारे में पढ़े हैं और जो आंकड़े मेरे सामने हैं दोस्तों, वो तो निश्चित रूप से विनाशकारी हैं। और सरकार की जो वर्तमान ऑफर थी कि हम 50% सीटें बढ़ा देते हैं, यह सबसे बेहतरीन ऑफर थी। 131वां संविधान संशोधन हो जाता, परिसीमन हो जाता 2011 की आबादी के हिसाब से, 2026 को भी छोड़ दीजिए, और सभी राज्यों की सीटें बढ़ भी जाती और उतना ही रेशो सबका बना रहता। देखिए बीजेपी का तो फायदा है, अगर संविधान में संशोधन किए बिना, परिसीमन के लिए संशोधन फिर करना होगा, उसमें यह लिखना होगा कि 543 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगर वो संविधान में संशोधन सरकार नहीं करती है और 2026 की जनगणना के हिसाब से 543 में ही फिर से परिसीमन होता है, तो समझ लीजिए कि विनाशकारी होगा। और उसके बाद ये दक्षिण भारत के सारे राज्य चरणों में पड़े होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, और ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई परिसीमन को फिर से कर दीजिए, संविधान में संशोधन कर दीजिए और सभी का प्रतिनिधित्व समान कर दीजिए, जो कि करना संभव नहीं होगा, क्योंकि कानून ये कहता ही नहीं। कानून ये कहता है एक व्यक्ति की एक वोट और सबका समान जन प्रतिनिधित्व। देखिए 1971 में तमिलनाडु की जनसंख्या 4 करोड़ 12 लाख थी, 4.12 करोड़ थी। यूपी से आधी, यूपी की आबादी 1971 में थी 8 करोड़ 38 लाख, यानी कि 8.38 लगभग आधी। उसी अनुपात में सीटें तय की गई कि वहां पर 80 लोकसभा सीटें होंगी और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें होंगी, और उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया गया कि भाई जो भी राज्य परिवार नियोजन अपनाएंगे तो उनका नुकसान ना हो, आबादी कम करनी थी, तो इसी वजह से यह फॉर्मूला अपनाया गया। लेकिन 2026 में जो जनगणना हो रही है दोस्तों, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की आबादी 24.34 होने वाली है, यानी कि 24.34 करोड़ होने वाली है, लगभग 3 गुनी। और अगर इंटरनेशनल स्तर पर बात करूं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के 6ठे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश नाइजीरिया के समान लगभग हो जाएगी। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश हो
तो वो दुनिया में 6ठे नंबर का देश हो जाएगा। और तमिलनाडु की जो आबादी है वो कितनी होने वाली है? 7.70 CR अनुमानित है। ये 7,70,00,000 के आसपास होने वाली है और उत्तर प्रदेश की 3 गुना होगी। यानी कि तमिलनाडु की 2026 में आबादी लगभग 8 करोड़ होगी और उत्तर प्रदेश की लगभग 24.5 करोड़ होगी, यानी कि लगभग 3 गुनी। तो इस हिसाब से अगर संविधान में संशोधन ना किया जाए और आबादी के हिसाब से ही सीटें बनाई जाएं तो उत्तर प्रदेश में सीटें बैठेंगी 200 से भी अधिक। अब आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु में तो केवल 80 सीटें होंगी, दूनी भी हो गई तो, और उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक लोकसभा सीटें बैठेंगी। तो उस हिसाब से अमित शाह बढ़िया ऑफर लेकर आए थे कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 120 कर देते हैं और आपकी 39 से 59 कर देते हैं। और इन मूर्खों ने अमित शाह की यह ऑफर मानी नहीं और इसमें बीजेपी का फायदा है। देखिए, अगर कानून में संशोधन नहीं होता है, अनुच्छेद 81 का जो खंड 2A है, अगर उसको संशोधित नहीं किया जाता है, यानी कि एक बार फिर से संविधान संशोधन नहीं किया जाता है, तो आपको बता दूं कि वही जो कानून चलता आ रहा है पहले से, इंदिरा गांधी के समय जो रहा और जिसे अटल जी ने आगे बढ़ा दिया, वही अनुपात बना रहेगा और इन 543 के भीतर ही आपको सभी का रिप्रेजेंटेशन करना होगा और आबादी के हिसाब से परिसीमन हर लोकसभा विधानसभा सीट का होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आंकड़ा भी निकाला कि अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो यूपी में सीटें हो जाएंगी 91 और 92 के आसपास, इन 543 में से, और तमिलनाडु के पास सीटें घट जाएंगी, उनकी 29 हो जाएगी। सीटों का गणित 543 सीटों में, यानी कि उसका 17.03% निकालने के आबादी के हिसाब से 2026 में यूपी की आबादी देश की कुल आबादी का 17.03% होगी। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 92 सीटें बननी चाहिए और तमिलनाडु में देश की आबादी 5.43% होगी, यानी कि केवल 29 सीटें वहां पर होनी चाहिए। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा बताऊं तो 29.4 होनी चाहिए। इस प्रकार से इनका नुकसान होगा। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनमें तो ऑटोमेटिकली संविधान संशोधन किए बिना ही सीटें बढ़ जा रही हैं। राजस्थान में 25 से बढ़कर 30 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 32 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 50 सीटें हो जाएंगी, झारखंड में 14 से 15 हो जाएंगी, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 ही सीटें रहेंगी क्योंकि वहां कोई बदलाव आया नहीं है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को 11 सीटों का फायदा होगा और बिहार में 40 से बढ़कर 49 हो जाएगी, उसे 9 सीटों का फायदा होगा। इन सभी राज्यों में आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकारें हैं। कर्नाटक में अगर 2011 का मॉडल अपनाया जाता है तो कर्नाटक में 28 से 27 और तेलंगाना में 17 से 15 के आसपास सीटें आ जाती। यानी कि 2011 की आबादी पर जो अमित शाह ऑफर लेकर के आए थे, अगर वो अपनाया जाता तो एक व्यक्ति एक वोट कानून यही कहता है। और अगर आने वाले समय में केंद्र सरकार ने इसमें संविधान में संशोधन नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम तो भाई परिसीमन इन्हीं 543 में करने वाले हैं, तो बीजेपी को अप्रत्याशित फायदा होने वाला है। और उस समय ये सारे के सारे दक्षिण भारत के राज्य एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और आपको बताऊं, आज की तारीख में तो टीडीपी के तमिलनाडु ये तेलुगु देशम पार्टी वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी बीजेपी के साथ आ गए थे। इन्होंने इनका समर्थन किया क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लॉजिकल है कि 50% सीटें बढ़ाई जा रही हैं 131वां संविधान संशोधन करके। और ये केवल दोस्तों महिला आरक्षण देने के लिए नहीं था, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए भी अमित शाह मास्टरमाइंड एक शानदार ऑफर लेकर के आए थे, जो इन सब ने ठुकरा दिया। लेकिन आप 2026 की जनगणना के आंकड़े जो 2027 के अंत तक आ जाएंगे, उनके आंकड़े जरा आने दीजिए। और फिर परिसीमन आयोग जब सरकार बनाने की तरफ बढ़ेगी तो यही सारे दक्षिण भारत के राज्य ये कहेंगे कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए, 543 से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। उस समय 543 से ज्यादा सीटें भी अगर की गई तो वो अनुपातिक रूप से होंगी, यानी कि आबादी जिसकी जितनी है उतनी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी। फिर ये 50% वाला फॉर्मूला लेकर के नहीं आएगी सरकार। और बीजेपी को तो उसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि
संविधान में संशोधन किए बिना ही अगर वर्तमान व्यवस्था में सरकार आगे बढ़ती है तो कानूनन रूप से इसे ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना ही चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होगी। सारे हिंदी भाषी राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत के राज्यों में कम हो जाएंगी। अब आप समझ जाइए कि अमित शाह की जो ऑफर थी वो बढ़िया थी या जो ये कांग्रेस के चक्कर में आकर, क्योंकि कांग्रेस तो दक्षिण में भी नहीं है, कांग्रेस के चक्कर में आकर इन सब दक्षिण भारत के राज्यों ने अपना नुकसान किया है। इंदिरा गांधी ने जब 1971 में यह फॉर्मूला अप्लाई किया था, 1976 से जो लागू हुआ था दोस्तों, इस फॉर्मूले में तमिलनाडु भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उस समय की आबादी पर उसको फ्रीज कर दिया गया क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ भी दांव पर नहीं था। कर्नाटक और केरल में, आंध्र प्रदेश में तो उनकी सरकारें बीच में बनती रही, लेकिन तमिलनाडु में तो AIADMK यानी कि MGR हुआ करते थे या फिर करुणानिधि DMK हुआ करते थे। 60 के दशक से ही कांग्रेस वहां बाहर हो गई थी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। तो कांग्रेस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को उनके ही भरोसे, राम भरोसे छोड़ दिया था। अमित शाह तो ये जो 131वां संशोधन लेकर के आए थे, बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर के आए थे। ऐसी ऑफर इसके बाद अब इन दक्षिण भारत के राज्यों को मिलने वाली नहीं है। कुछ कहते हैं ना कि आपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, ये तो कुल्हाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी खराब स्थिति है। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। संडे स्पेशल का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ये जो QR कोड आप हमारे बगल में देख रहे हैं, इसको स्कैन करके हमें कंट्रीब्यूट कीजिए और सहयोग कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।